साम्राज्य के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, और साथ ही साथ जो इसका पुत्र जो शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी होता है कौन, कुमारगुप्त प्रथम, उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद और एक शासक आएगा कौन, स्कंदगुप्त। ठीक है, इन तीनों का अध्ययन करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में याद रखना, इसका जो राज्यारोहण का वो है 375 ईस्वी में। ठीक है, और 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद 415 तक शासन करता है। ठीक है, यानी कि 40 वर्षों का शासन रहता है किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। बहुत लंबा समय हुआ सोच। और जानते हैं समुद्रगुप्त की तरह ये भी जो है ना शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो ईस्वी भी तुम लोग याद रखना, पहले ईस्वी उतना मायने नहीं रखता था, लेकिन अब याद रखो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गद्दी पर 375 ईस्वी में बैठ गया और 415 तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम जो है, इससे हमें जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त के बाद और चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक और कमजोर शासक हुए हैं रामगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही क्या था, बड़ा भाई। ठीक है, तो रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ठीक है, तो रामगुप्त क्या हुआ था, शकों से पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था, शकों से। जब शकों से पराजित हो गया तो रामगुप्त जो है अपनी पत्नी जो था ध्रुव देवी, उसको शकों के पास भेजने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, इसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने क्या करा, शकों को पराजित करके उसकी जो पत्नी थी, यानी कि चंद्रगुप्त मतलब रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, और इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का जो भाभी लगा कौन, ध्रुव देवी, उससे क्या कर लिया, शादी कर लिया। ठीक है, और फिर जो है एक तरह से सत्ता पर कायम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, सत्ता प्राप्त करता है। सत्ता प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या करता है, वैवाहिक संबंध जो है विभिन्न प्रांतों से वैवाहिक संबंध बनाता है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने शादी करता है कुबेर नागा से। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम कुबेर नागा, इज दैट क्लियर। उसके बाद कुबेर नागा जो था नागराज कुमारी थी, कुबेर नागा नागराज कुमारी थी। उसके बाद इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। तो क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है, प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का शादी किससे कराया, रुद्रसेन द्वितीय। और रुद्रसेन द्वितीय से जब शादी कराया तो रुद्रसेन द्वितीय कौन था, वकाटक वंश का राजा था। ठीक है, उसके बाद इसका जो पुत्र हुआ कुमारगुप्त प्रथम, अपने पुत्र का शादी करवाया। ठीक है, काकुत्स्वर्मन की पुत्री से। काकुत्स्वर्मन जो है कदम्ब का शासक था। तो इन्होंने क्या देखते हैं, इसकी पत्नी का नाम कुबेर नागा, पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त और पुत्र का नाम कुमारगुप्त प्रथम। इस तरह से इन्होंने शादी करके अपना स्थिति को मजबूत किया, अपनी स्थिति को सुरक्षित किया। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं इनके द्वारा दो राजधानी बनाई जाती है। तो प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्रा और दूसरी राजधानी थी उज्जयिनी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, वरना क्या रहेगा, उज्जयिनी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने शक शासक को जो पराजित किया था, अपनी भाभी को जो वापस लाया था, ठीक है, ध्रुव देवी को, तो शक को किसको पराजित किया था, रुद्र सिंह तृतीय को। उसके बाद इनकी उपाधियां जो थी, प्रमुख उपाधि यहां से क्वेश्चन बनता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का मतलब होता है पराक्रम का सूर्य, यानी शक्ति का सूर्य। तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, विक्रमादित्य। क्या है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं चांदी का सिक्का चलाना, लेकिन बड़ी बात यह है इन्होंने क्या करा था, व्याघ्र शैली में सिक्के चलाए। किस शैली में, व्याघ्र शैली में। किन क्षेत्रों में, मालवा क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ते इसका अन्य नाम क्या क्या है, देवी गुप्त देवराज देवश्री। ठीक है, देवी गुप्त देवराज देवश्री। उसके बाद जो है इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। नवरत्न का मतलब हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 गो विद्वानों को मंडली थी। ठीक है, 9 विद्वानों की मंडली थी, जिनमें से प्रमुख रूप से जो है कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, ठीक है, उसके बाद बेताल भट्ट इत्यादि था, और इसीलिए इसे नवरत्न कहा गया है। 9 विद्वान था। ठीक है, विद्वानों की मंडली था। उसके बाद जो है इसकी सचिव की बात करें तो इसका सचिव था वीरसेन, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव कौन हुआ, वीरसेन। किस धर्म को मानते थे, शैव धर्म को। उसके बाद जो इसका सेनापति जो था, ठीक है, आम्रकार्दव, यह जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। और शासक खुद ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित चीजों को याद रख लिए। पहले जो है वैवाहिक संबंध को देख लिए अच्छे से, उसके बाद राजधानी को भी अच्छे से समझ लिए, अन्य नाम और उपाधि। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कुमारगुप्त की तरफ। कुमारगुप्त प्रथम जो है इसका पुत्र था, किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, और यह जो है इसका उत्तराधिकारी हुआ, यानी कि अपने पिताजी की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है, कुमारगुप्त प्रथम। 415 में गद्दी पर बैठता है और कब तक शासन करता है, 455 तक। ठीक है, और कुमारगुप्त से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जो बेसिक सब पॉइंट्स है उसको जरा ध्यान से देख लो। तो कुमारगुप्त का जो है इसके संबंधित जो है इसके शासन काल में बहुत सारा अभिलेख बनवाया गया। तो उन अभिलेखों में से जो है बिलसर का अभिलेख, मंदसौर का
कमरदंडा का, ये सब जो अभिलेख है ना, इसी से हमें कुमारगुप्त का जानकारी मिलता है, ठीक है। और मंदसौर जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख से जो है ना सुव्यवस्थित शासन का जानकारी मिलता है। और मंदसौर का अभिलेख जो है वत्स भट्टी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले कि मंदसौर का अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया, वत्स भट्टी के द्वारा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्तों के समय में जो है सुव्यवस्थित शासन का जानकारी में किस अभिलेख से मिलता है, तो मंदसौर से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, मयूर शैली में सिक्के बनवाए। पहले गरुड़ शैली में नहीं, गरुड़ का पिक्चर होता था, उसके बाद किसका इन्होंने चित्र बनवाया, मयूर का। और सिक्का जो था उसके फ्रंट साइड पर यानी आगे के तरफ जो है ना मयूर को खिलाते हुए शासक का चित्र, और पीछे की तरफ बैक साइड में, ठीक है, इसका किसका, कार्तिकेय का आकृति बनवाया। उसके बाद जो है ना उपाधि की बात करें तो इससे इसका जो प्रमुख उपाधि था महेंद्रादित्य। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस शासक को, किस गुप्त शासक को जो है महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है, कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त प्रथम कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करा था। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करी, कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और इसका जो पुत्र है कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद कुछ छोटे छोटे शासक आते हैं उनके बारे में। तो स्कंदगुप्त कौन हुआ, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी, ठीक है। यानी कि कुमारगुप्त से पहले कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। आज चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले कौन था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से पहले कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। उससे पहले कौन था, घटोत्कच। उससे पहले कौन था, घटोत्कच से पहले था श्रीगुप्त, ठीक है। इस क्रमिक हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यही जो अभी जस्ट पढ़े हैं कि कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त। कह सकते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक हुआ, स्कंदगुप्त। कौन हुआ, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो है यह शासक जो है 455 ईस्वी में बना, और इसका शासन काल जो है 467 ईस्वी तक चलता है। यानी कि 455 से 467 के बीच किसका राज्यकाल होता है, किसका शासन होता है, स्कंदगुप्त का, ठीक है। और यह जो है कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था, जिसे पता है तुम लोग को, किसका उत्तराधिकारी था, कुमारगुप्त प्रथम का। और इसी के समय हून आक्रमण हुए थे, ठीक है। हून क्या उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लो कि किनके शासनकाल में हून आक्रमण हुए थे। तो क्या हो गया, स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हून आक्रमण हुआ था। और कहां से जानकारी हमें मिलता है, भीतरी स्तंभलेख से। कहां से, इसमें कोई पता उता नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था भीतरी स्तंभलेख। कुछ होगा भीतरी स्तंभलेख, नाम ही होगा उसका भीतरी स्तंभलेख, ठीक है। भीतरी नाम ही होगा उसका, ठीक है। तो भीतरी स्तंभलेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय ही हून आक्रमण हुए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है जूनागढ़ जो अभिलेख है, जिसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है इन्होंने आक्रमण को जो है ना विफल कर दिया। यानी कि स्कंदगुप्त के समय जो हून आक्रमण हुए उसको विफल कर दिया, यानी हूनों को पराजित कर दिया। किसने, स्कंदगुप्त ने, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा या हूनों को किसने पराजित किया, स्कंदगुप्त ने। चूंकि पराजित कैसे किया, आक्रमण हुआ तब ना पराजित किया। तो स्कंदगुप्त के समय हून आक्रमण भी हुए और उसको पराजित भी किया। इसका हमें पता चलता है भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है आक्रमण किया, हून आक्रमण हुआ। और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसके आक्रमण को क्या कर दिया, विफल कर दिया, यानी हूनों को पराजित कर दिया। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है इस हूनों को जो है मलेच्छ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मलेच्छ। तो अगर कहीं पर तुम्हें मलेच्छ नाम का शब्द दिख जाए तो क्या समझोगे, इसका रिलेशन किससे जोड़ोगे, हून से, ठीक है। तो हून को ही क्या कहा जाता था, मलेच्छ। इसकी जानकारी में कहां से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से। कहां से, जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद जो है इन्होंने वृषभ शैली के सिक्के निकाले थे। किस शैली में, वृषभ। देख रहे हैं व्याघ्र शैली का सिक्का निकाला, ठीक है। व्याघ्र शैली का सिक्का निकाला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। उसके बाद जो है मयूर शैली का सिक्का निकाला जाता है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। उसके बाद जो वृषभ शैली का सिक्का किसके द्वारा निकाला जाता है, स्कंदगुप्त के द्वारा। यानी वृषभ यानी बैल का जो उसमें आकृति बना होता था, ठीक है, इसलिए उसको वृषभ शैली बोला जाता था। सिंपल याद रखना है, स्कंदगुप्त कौन हुआ, कुमारगुप्त प्रथम का कौन था, उत्तराधिकारी। कौन था, उत्तराधिकारी। और इसका राज्यकाल जो इसका शासनकाल कब से कब तक, 455 से 467 तक इसका शासनकाल होता है। और इन्हीं के समय जो है हून आक्रमण होता है, इसकी जानकारी हमें जो है भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है। और जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे पता चलता है हूनों के आक्रमण को इसने विफल करा। और उसी
जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इन हुनों को जो है मलेच्छ कहा जाता, क्या कहा जाता था, मलेच्छ। और इन्होंने वृषभ शैली के सिक्के निकाले, किस शैली के, वृषभ शैली के। यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक पॉइंट आया हुन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हुन के बारे में इतना याद रखना है कि इसका जो स्थान, यानी हुन कहां से आया था, भारत की तरफ आक्रमण करने जो आया, कहां इसका मूल निवास स्थान था। भारत से खोतान के बीच इसका जो है ना शासन था, इसका निवास स्थान था। और इसकी राजधानी कहां थी, बामियान, ठीक है। बामियान जो अफगानिस्तान में पड़ता है, तो याद रखना। तो प्रथम हुन शासक की बात करें, यानी भारत पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था, पहला राजा कौन था, ठीक है, खुशनवाज, ठीक है, याद रखना चीजों को। उसके बाद अगर प्रसिद्ध शासकों की बात करें, और ये जो खुशनवाज किसके शासनकाल में आया था, अस्कंद गुप्त के शासनकाल में। यानी अस्कंद गुप्त के शासनकाल में जब हुन आक्रमण हुए, किसके नेतृत्व में हुए, खुशनवाज के नेतृत्व में। और इसी खुशनवाज को दुखी करके यहां से भगा देता है कौन, अस्कंद गुप्त। और इसकी प्रसिद्ध शासकों की बात करें, 2 प्रमुख शासक हुआ है, किसमें, हुनों में, ठीक है। कौन कौन, तोरमान, ठीक है, तोरमान और मिहिरकुल। मिहिरकुल को जो है ना मूर्ति भंजक कहा गया, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे, पुष्यमित्र शुंग ने जो है स्तूपों को तोड़ा था, उसी तरह इसको जो है मूर्ति भंजक कहा गया है। कहा कि बौद्ध धर्म से नफरत करता था और बहुत बौद्ध विहारों को तोड़ा, इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। यही था हुन के बारे में। तो इसका मूल निवास स्थान फारस से खोतान के बीच, और इसका राजधानी बामियान जो अफगानिस्तान में पड़ता है। पहला अगर हुन शासक की बात करें तो खुशनवाज था, जो किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, अस्कंद गुप्त के समय ही आक्रमण किया, लेकिन इसे पराजित होना पड़ा, ठीक है। और प्रमुख शासकों की बात करें तो 2 प्रमुख शासक था, एक तोरमान, एक मिहिरकुल, ठीक है। उसके बाद अन्य शासक क्या होता है, अस्कंद गुप्त के बाद अन्य छोटे छोटे कमजोर शासक बनते हैं, और इसका प्रांत धीरे धीरे सीमित होते जा रहा था, ठीक है। तो अस्कंद गुप्त के बाद देखो कौन कौन सा शासक बनता है, इसका क्रम से यहाँ पर लिखा गया है। तो पूर्व गुप्त, नरसिंह गुप्त जिसको जो है ना बलादित्य भी कहा जाता है, कुमार गुप्त द्वितीय, बुध गुप्त, भानुगुप्त, वैन्य गुप्त, कुमार गुप्त तृतीय। इस तरह से जो है स्कंद गुप्त के बाद बहुत सारा शासक हुआ, लेकिन पतन होती शक्ति का उतना महत्व नहीं है, इसलिए इसका अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इससे अन्य शासकों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखा गया है जिससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कन्फर्म पूछा जाता है। तो बुद्धगुप्त ने क्या करा था जानते हो, बुद्धगुप्त ने जो है नालंदा महाविहार में धन दान दिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले नालंदा महाविहार का निर्माण किसने करवाया, कुमारगुप्त प्रथम ने। और कहेगा नालंदा महाविहार में जो धन को दान किसने दिया, धन दान किसने किया, बुद्धगुप्त ने, ठीक है। और नरसिंह गुप्त जो है इन्होंने जो है हुनों को पराजित किया था, इसने भी, ठीक है। तो नरसिंह गुप्त ने किसको, मिहिरकुल को पराजित किया था, जो हुन का एक प्रमुख शासक हुआ, प्रसिद्ध शासक हुआ। हुन का जो शक्तिशाली शासक था तोरमान और मिहिरकुल, तो इसी मिहिरकुल को पराजित किसने किया था, नरसिंह गुप्त ने, ठीक है। उसके बाद जानते हो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला प्रमाण। सती प्रथा क्या होता है, तुम लोग इससे भली भांति परिचित होगा। सती प्रथा क्या होता है, पति के मरने के बाद पत्नी को भी जिंदा पति के साथ, पति के चितों के साथ जला दिया जाता था, ठीक है। इसी क्या कहा गया, सती प्रथा। यानी कि पति मर गया, पत्नी दूसरा शादी नहीं कर सकता है, बल्कि उसको भी पति के साथ चितों पर जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। और इसी सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें कहां से मिलता है, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, कब का है, 510 ईस्वी का, इसी समय पता चलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सती प्रथा का पहला प्रमाण कहां है, कहां से मिलता है पहला प्रमाण, ठीक है। तो एरन अभिलेख से, किस अभिलेख से, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है, भानुगुप्त का, और एरन अभिलेख किस समय का है, 510 ईस्वी का। तो इसमें रिलेट याद रखना, सती प्रथा, भानुगुप्त, एरन अभिलेख, 510 ईस्वी। उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन कुछ भी बना ले तो आराम से जवाब दे सकते हो। और अंतिम शासक की अगर बात करें, गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ, विष्णुगुप्त तृतीय। इसके बाद समाप्त। उसके बाद अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, जिसमें देखना क्या मार पटक होता है, ठीक है। बहुत सारा शासक आएगा, बंगाल में आएगा सेन वंश, पाल वंश, बहुत सारा, इसमें धर्मपाल, शिशुपाल, जिसने ये सब बनवाया, ये सब अपना विक्रमशिला सब। तो अंतिम शासक कौन हो गया, विष्णुगुप्त तृतीय। और जानते हो 550 तक इसका शासन चला, गुप्तों का शासन कब तक चला है, 550 तक। लेकिन पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसका अध्ययन भी नहीं किया जाता। उसके बाद 550 तक आते आते समाप्त। तो मुख्य रूप से अगर बात करें गुप्तों का शक्तिशाली शासन कब तक स्थापित रहा, 467 तक। उसके बाद कमजोर शासकों का आगमन होता है और क्रमशः इसका शक्ति, गुप्तों का शक्ति धीरे धीरे घटते जाता है और अंततः
गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाता है।